हेलो, वेलकम टू यू ऑल इन टॉप स्टोरीज। दुनिया के सामने एक नई पेंडेमिक की दस्तक देते हुए एक बीमारी उभर के आई है। एक्चुअली इसे एक वायरस ज़्यादा कहा जा सकता है। बीमारी तो देखिए बैक्टीरियल भी होता है और वायरस के थ्रू भी बीमारियां होती हैं, बट ये एक वायरस बेस्ड डिजीज़ है जिसमें नोज़ ब्लीडिंग हो रही है। इसे नोज़ ब्लीडिंग फीवर भी कहा जा रहा है। ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है इराक में। अब ये इराक में जो नोज़ ब्लीडिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही भयावह हैं क्योंकि इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में डेथ हो जा रही है, रिकवरी नहीं हो पा रही। जैसे कि हमने अभी रिसेंट में एक कोविड पेंडेमिक फेस किया है। इस कोविड पेंडेमिक में हमने देखा कि जो डेथ रेट थी वो कम थी, यानी कि लोग बड़ी ही आसानी से रिकवर कर जा रहे थे। इनफैक्ट जब लोगों के पास किसी तरीके की मेडिसिन नहीं थी तब भी लोग आराम से रिकवर कर जा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिक्कत तभी आ रही थी जब उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जा रही थी और उसके बाद लोग वर्स्ट सिचुएशन को फेस कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नोज ब्लीडिंग फीवर है इसको ओरिजिनली जाना जाता है क्रीमियन कॉन्गो हेमोजेनिक फीवर। इसका ये पूरा नाम है क्रीमियन कॉन्गो हेमोजेनिक फीवर। यानी कि ये पूरा नाम तो आपको ज़्यादा जगह लिखी हुई या पढ़ते हुए लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल में यूज़ हो रहा है CCHF के नाम से भी आपको ये देखा जा सकता है। अभी रिसेंट में इराक में 120 लोग इसके चपेट में आए हैं और ये जो 120 लोगों का नंबर है ये इस साल के जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जनवरी से अब तक अप्रॉक्स 5 से 6 महीने बीतने वाले हैं, यानी लगभग आधा साल। तो 120 लोगों का जो नंबर है वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है कि ये 120 लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। परेशानी की बात यहाँ पे ये है कि ये इस बीमारी में या इस वायरस में जो डेथ रेट है वो 1/3 जा चुकी है। अगर 1/3 को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो हम 100% का अगर 1/3 करते हैं तो वो बनता है आपका 33.33, यानी लगभग 34 लोगों की डेथ हो जा रही है। इसमें 100 में से 34 लोग श्योर शॉट इसमें डेथ कर जा रहे हैं। अब ये एक बड़ा नंबर है डेथ के प्रस्पेक्टिस में अगर देखा जाए तो, इसीलिए ये ज़्यादा सीरियस इशू बन के सामने आ रहा है। एक्चुअली ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है? ये वायरस जो फैलता है वो एक टिक होता है। टिक यानी कि आप जानवरों में पिस्सू के नाम से आप जानते होंगे, जो कि पैरासाइट होते हैं और जानवरों का खून पी के वो जिंदा रहते हैं। उन्हीं को टिक कहा जाता है और इन टिक में ये वायरस है। और जब ये टिक किसी जानवर को काट रहा है और ट्रांसमिट हो जा रहा है, उसके बाद वो जानवर जब किसी इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे कि मोस्टली कांटेक्ट में आने का जो मीडियम है वो उस जानवर का लार्वा है, ब्लड है या किसी भी तरीके की लिक्विड चीज़ें हैं, वो कांटेक्ट में आने पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ज़्यादा ये ट्रांसमिट हो पा रहा है और इसमें इंसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें इंसान ज़्यादातर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, इनफैक्ट इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है और इंसान इसमें फीवर से ग्रसित हो जा रहा है और फिर धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो जा रही है। इसलिए अभी ये फ़िलहाल पेंडेमिक तो नहीं बन पाया है, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये आने वाले टाइम में एक पेंडेमिक के रूप में हम देख सकते हैं। रिसेंट में इराक के प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तफ़ा अल खदमी ने 1 बिलियन एलोकेट किया है टू राइड दिस टिक। एक्चुअली हुआ क्या है ये आप देख सकते हैं। ये जो टिक की मैं बात कर रहा हूँ या जिन पैरासाइट की मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे दिखते हैं। आपने इन्हें आपके जो पेट होते हैं जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए और जो भी गाय हो गई, भैंसें हो गई, आपने उनमें इन टिक्स को देखा होगा खून पीते हुए। और इन्हें ये कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, ये बहुत टाइम से थे, बट रिसेंट में जैसा कि हम देख रहे हैं कोविड ड्यूरेशन में कि जो वायरस थे दूसरे जानवरों में वो इंसानों में ट्रांसमिट होके आ रहे हैं, तो उनका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा डेडली हो रहा है। सेम यही सिचुएशन अभी यहाँ पे आ गई है कि ये जो टिक्स हैं इनके थ्रू, इनके काटने से एक वायरस एक्सचेंज हो रहा है और ये नॉर्मल सी बात है। इंसान
साफ़ सुथरे रहते हैं, इंसानों में इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो ये जो टिक हैं ये इंसानों को तो डायरेक्ट नहीं काट रहे हैं, बट जो हमारे मवेशी हैं, जो हमारे पेट हैं, उनको ये काट रहे हैं और उनके थ्रू ये फिर इंसानों को फैल रहे हैं। काफ़ी हद तक केसेस में ये देखा गया है कि जो हम मीट कंज्यूम करते हैं, अगर उसे प्रॉपर्ली कुक नहीं किया जाता है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा ये देखा गया है। इनफैक्ट इराक में तो एक एडवाइज़री भी जारी कर दी गई है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी लाइसेंस स्टोर से ही अपने मीट को परचेज़ कीजिए, किसी भी जो रोड साइड वेंडर होते हैं, उनसे करने के लिए मना कर दिया गया है साफ़ तौर पे। रीज़न यही है कि ये जो टिक हैं, ये कहीं न कहीं उन जानवरों को बाइट कर रहे हैं और उसके बाद ड्यूरिंग कंज्यूमिंग मीट और देयर एनिमल सलाइवा वो हमारे तक इंसानों तक पहुंच रहा है और उसके बाद इंसानों को ब्लीडिंग नोज फीवर का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, डब्ल्यूएचओ में जो इराक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली है कि ये जो बीमारी है या ये जो वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है, बट आफ्टर ड्यूरिंग कोविड सेशन पेंडेमिक के बाद ये चीज़ पता नहीं कैसे काफ़ी तेज़ी से उभर के सामने आई है और इससे लोगों में काफ़ी तेज़ी से बीमारी फैल रही है और डेथ रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इसको एक सीरियस कंसर्न मान के इस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी रिसेंट में देखिए, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्या इसकी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है? तो जैसा कि अभी कोविड-19 बीता है या अभी फ़िलहाल चल भी रहा है, तो हमें पता है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन या मेडिसिन्स प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा था और वर्ल्ड में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोविड-19 जैसे किसी पेंडेमिक का जो वैक्सीन था वो इतनी जल्दी खोजा गया था। तो अभी तो फ़िलहाल इसका कोई भी बिल्कुल भी हल नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन है, ना ही कोई शॉट्स हैं, इंजेक्शंस हैं। तो इसके चलते हुए अभी जो पेस्टिसाइड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे किया जा रहा है जिससे कि इन पे राइड किया जा सके और इन पे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो ये नोज़ ब्लीडिंग फ़ीवर है या जिसे क्रिमियन कॉन्गो हेमोजेनिक फ़ीवर कहा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेडली पहले नहीं था, बट अभी रिसेंट में इसके वायरस ने बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट की है और ट्रांसमिट होने की जो पावर है वो पता नहीं कैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी रिसेंट में हुआ क्या है कि जो जानवर थे उनके टिश्यू में ये एंटर कर जा रहा है। टिश्यू में एंटर करने का मतलब कि ये जो टिक हैं, ये किसी जानवर को बाइट करते हैं या काटते हैं, तो उसके थ्रू जो एनिमल है उसके ब्लड में ये वायरस चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं वो अगर अच्छे से अपने मीट को वॉश ना करें और अच्छे से उन्हें कुक ना करें तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये बात अब तक भी डिक्लेयर नहीं की गई है कि इस वायरस का कोई बॉइलिंग पॉइंट पे ये वायरस जाके मर जा रहा है या डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये ना समझें कि हम अगर अपने मीट को प्रॉपर्ली कुक कर देते हैं तो ये वायरस वहाँ से ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा सोच के बहुत बड़ी गलती हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा मीट कंज़प्शन पे फ़िलहाल अभी ये इंडिया में तो नहीं आया है या इंडिया में इसके केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। एक बुरी बात ये है कि इंडिया में जब तक केसेस रिपोर्ट होते हैं तब तक वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती हैं, बिकॉज़ इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे टेस्ट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं और ऐसा ही हमने कोविड-19 के पेंडेमिक में भी देखा था। तो हमें एज़ अ इंडियन पीपल होने के नाते हमें थोड़ा-सा कंसर्न रहने की ज़रूरत है और अगर ऐसी कोई भी नोज़ ब्लीडिंग वाली चीज़ें, फ़ीवर आस-पास अपने पड़ोस में या अपने घर में देखने को मिलती हैं, तो फ़ौरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाइए और इसे बाकायदा गवर्नमेंट के बड़े से बड़े जो ब्रांचेज़ होंगे वहाँ तक इसे रिपोर्ट कराइए, बिकॉज़ जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट हरकत में आएंगी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने भी इस पे बताया है कि 10 से 40% जो लोग हैं वो इसमें डेथ कर जा रहे हैं। देखिए, अब तक तो हम बात ये कर रहे थे कि जानवरों से इंसानों को कैसे होता है या ये जो टिक बोर्न डिजीज़ है या ये जो ब्लड फीवर है ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। बट अगर किसी इंसान को हो जाए तो वहाँ से फिर किसी दूसरे इंसान को ये कैसे फैलता है। जैसे देखिए, कोविड वाले अगर पेंडेमिक में हम देखें तो वो एयरबॉर्न वायरस था जो कि हवा में छींकने से या जो वो फैल रहा था, सलाइवा के थ्रू भी वो फैल रहा था। बट इसमें अच्छी बात यह है कि ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, एयरबॉर्न वायरस ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है।
ये मेनली जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के थ्रू हो रहा है। जैसे किसी इंसान के सलाइवा के थ्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, वैसे ही जो एक इंसान है अगर दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट करता है तो वो भी एक तरीके का फ्लूइड है, वो भी चांसेस बना रहा है कि ट्रांसमिट हो जाएगा ये। तो पर्पस है ट्रांसमिशन का वो फ्लूइड है। अब फ्लूइड में आपके सलाइवा भी आ जाता है और प्लस किसी का जूठा पानी भी हो सकता है या कुछ जूठा खाना भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, स्पर्म्स हो सकते हैं और जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ हो सकता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही किसी इंसान को ये ब्लड फीवर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तेज फीवर आ जा रहा है, उसी के साथ सर दर्द स्टार्ट हो जा रहा है, बैक पेन स्टार्ट हो जा रहा है और जॉइंट पेन। अब ये बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, ऐसा नॉर्मली होता रहता है नॉर्मल फीवर में भी या अदर फीवर्स में भी ये सब होता रहता है। तो देखिए सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हैं, बट हमें इसे क्लासिफाई कैसे करना होगा ये एक बहुत बड़ा कंसर्न और इशू बन के सामने आ रहा है और इसके लिए रिसर्च अभी भी इंडिया में शुरू हो चुकी है। देखिए इसके कुछ मेन सिम्टम्स हम देख लेते हैं। हालांकि सिम्टम्स तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान में रहता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, और अवेयर रहेंगे तो दूसरों के लिए भी ये चीज़ें अच्छी होंगी। देखिए फीवर तो नॉर्मल सी बात है, बॉडी एक यानी कि शरीर में पेन और ड्रिजलिंग, नेक पेन और सॉर आइज यानी कि आँखों में जलन हो रहा है और इसमें वॉमिटिंग हो रही है, सॉर थ्रोट, गले में आपके खराश टाइप के या पेन आपको फील होगा और कुछ केसेस में तो ब्रेन पेन भी देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं। इसका जो मेन डेथ के जो सिम्टम्स आ रहे हैं या जिसके बाद डेथ कहीं ना कहीं जो 33% का क्राइटेरिया है इसका डेथ रेट का, वो श्योर शॉट तब हो जा रहा है जब ये नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है। अब अगर किसी इंसान के नोज़ ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ कह सकते कि ये इंसान पूरी तरीके से सही है और ये अंडर कंट्रोल है, बिकॉज नोज़ ब्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग का पार्ट है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंटरनल ब्लीडिंग भी इंक्लूडेड है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, WHO की तरफ से इसे अभी फ़िलहाल बताया गया है। हालांकि इसे एक पेंडेमिक नहीं घोषित किया गया क्योंकि ये इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा, लेकिन इसके जो सिम्टम्स और डेथ रेट हैं ये एक बहुत बड़े पेंडेमिक के रूप में बढ़ता हुआ काफ़ी देशों को दिख रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO ट्रीटमेंट के बारे में अब तक तो यही जानकारी हमें प्राप्त हो पाई है कि किसी भी तरीके का वैक्सीन या टैबलेट या किसी भी तरीके की मेडिसिन अब तक वर्क नहीं कर पा रही है इस पे, और ना ही स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया है या मैन्युफैक्चर किया जा पा रहा है। अभी भी इस पे काम चल रहा है, बट जो मेन थिंग है वो ये है कि इस वायरस को इतना डेडली बनाने वाली चीज़ ये है कि ये सलाइवा और जो लिक्विड है उसके थ्रू ये जब ट्रांसमिट हो रहा है तो लोगों को ये बात पता भी नहीं चल पा रही है कि कोई वायरस एंटर कर गया, बिकॉज इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो करीब 6 से 10 दिन तक इंसान को पता नहीं चलेगा, और वो इंसान कहीं पे भी किसी ठेले पे वो कुछ खा रहा है, समथिंग अपने लव वंस के साथ फूड शेयर कर रहा है, खाना बांट रहा है, या किसी को अपना जूठा पानी पिला दिया, या किसी भी तरीके के जहाँ पे सलाइवा कांटेक्ट में आ रहा है, ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है या स्पर्म कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि ये CCHF यानी मैंने अभी बताया था शॉर्ट फॉर्म, इस जो बीमारी का है उसका शॉर्ट फॉर्म CCHS है, इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। देखिए एक्सपर्ट्स के थ्रू तो ये बोला जा रहा है कि ये जो CCHF है इसे प्रिवेंट कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही एक नॉर्मल वे में वायरस खुद को ग्रो कर रहा है। देखिए जैसे हम गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, तो अगर किसी टिक ने, किसी पिस्सू ने उन्हें काट लिया जिसके अंदर ये वायरस था, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि दूध भी एक फ्लूइड के अंदर आता है और उससे इंसानों को बड़े आराम से हो सकता है। तो आप अब जाके ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, जिस दूध से बनी हुई चाय आप रोज़ कंज्यूम करते हैं दिन में 2-3 बार, या छोटे बच्चे दूध पीते हैं बिकॉज उनकी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन आज के टाइम पे हम कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया में जा चुके हैं बिकॉज हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उन पे कहीं ना कहीं ये वायरस अटैक कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने भी
ये चीज़ डिक्लेयर की है कि इसकी कोई वैक्सीन वाइडली अवेलेबल नहीं है। ह्यूमंस के लिए तो फिलहाल है ही नहीं, क्योंकि ये ह्यूमंस में अभी रिसेंट में ही नया आया है। बट एनिमल्स के लिए तो ये बहुत पुरानी बात है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि एनिमल्स के लिए भी ऐसी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसके इन्फ्लेशन से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप में होगी उतना ज़्यादा आप अपनों को और अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, टिक के बाइट से डायरेक्ट टिक का बाइट कभी भी इंसान को होता नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। कई केसेस में देखा गया है कि टिक बाइट भी करते हैं तो इंसानों को भी। तो इसलिए टिक के बाइट से तो खुद को बचाइए ही बचाइए। बट जो इम्प्रॉपर कुक्ड मीट है उसे कंज्यूम करने से बिल्कुल ही दूरी बना लीजिए, बिकॉज ये मीट के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि देखिए, फ्लूइड है और आप कितने भी अच्छी तरीके से अपने मीट को वॉश कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं, बट जो भी मीट के अंदर जूसेस होते हैं वो तो आपके फूड में कंज्यूम होते ही होते हैं। प्लस बोन के अंदर भी जो फ्लूइड होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, वहाँ से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिकॉज हम अगर सिर्फ मीट को कुक करने की बात होती है तो हाँ ठीक है, हम उससे बहुत ज़्यादा कुक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इसकी क्या एश्योरिटी है कि वो वायरस वहाँ पे किल हो जा रहे हैं उतनी ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो बोन मैरोज हैं और भी जो लिक्विड पार्ट है मीट का, या मीट के अलावा हम डायरेक्ट जो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं वो भी, तो इनसे हम कैसे खुद को प्रिवेंट करें। हालांकि अभी तो कोई हमारे पास ऐसा बेंचमार्क भी सेट नहीं हुआ है या किसी तरीके की डिवाइस भी नहीं आई है हमारे सामने जिससे हम अपने कंज्यूमेबल फ्लूइड को टेस्ट कर सकें और इंश्योर कर सकें कि उसमें ये वायरस अवेलेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो जा रही है कि अभी हमारे पास जो इससे प्रिवेंशन का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस के अलावा सिंगल डोज मेडिसिन भी नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO जो यहाँ पे CCHF जो है वो 1944 में इसके कुछ केसेस क्रीमिया में देखने को मिले थे। और उसके बाद इस पे रिसर्च होती रही और उसके बाद पता चला कि ये जो नाम पड़ा क्रीमियन होमोजेनिक फीवर, ये यहीं से 1944 में जो कुछ केसेस मिले थे वहाँ से ये नाम पड़ा। बट ये टोटली जो फुल फ्लेश्ड फॉर्म में आया या जैसे ह्यूमंस को ये बात पता चली तो वो ईयर था 1969। यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि ये एक डेडली फीवर है या टाइप ऑफ फीवर है और ये एक वायरस के थ्रू फैल रहा है जो कि टिक के काटने से हो रहा है और ये फ्लूइड के एक्सचेंज से बड़े ही नॉर्मल ढंग से हो पा रहा है। बट यहाँ पे जो चीज़ें थी 1944 में, 1969 में या 1956 में, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जानवरों से इंसानों में आ तो गया था लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा था। जैसे कि फार्मर्स थे या जो बुचर थे जो कि मीट काटते हैं या जो मवेशियों के साथ ज़्यादातर अपना टाइम बिताते हैं, उनका काम ही मवेशियों को पालना है, उनमें ये चीज़ें देखी गई थी और ये इंसान के साथ साथ ही ख़त्म हो गई थी या कुछ इंसान बहुत आराम से क्योर भी कर गए थे इससे। बट अभी ये चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई हैं और ये पेंडेमिक का रूप लेने के लिए लगभग तैयार हो चुकी हैं। अभी ये इंडिया में तो आया नहीं है, बट इंडिया में कंसर्न इतना बड़ा क्यों उठ रहा है और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देखिए, मैं भी इंडिया में रहता हूँ और जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी पेंडेमिक सेशन में हम जान रहे थे कि लोग ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज़्यादा एक्सपायर कर गए थे। ऑक्सीजन जो कि बेसिक नीड है, जो कि हॉस्पिटल्स के पास होनी चाहिए थी। तो इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेडिसिन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। प्लस इंडिया की एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम टाइम में अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी हो भी जा रही है तो हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरों को नहीं पहुँचा सकते या भारत के कोने कोने तक नहीं पहुँचा सकते। प्लस अगर कल को मान के चलिए कि इसकी मेडिसिन या इंजेक्शन बन भी जाता है तो वो डोज इतना ज़्यादा महंगा होगा कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर मेडिसिन मिल भी जा रहा है फिर भी हम इस बीमारी से बच नहीं सकते, क्योंकि बीमारी से बचने के लिए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसा है, अगर मेडिसिन बन जा रही है तो उसे परचेस करके यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करने वाली है।
इसीलिए अभी ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने ये चीज़ें सारी की सारी ऑब्ज़र्व की हैं, देखी हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और जो मेडिसिन थी, जो सिम्प्टोमिक ट्रीटमेंट चल रही थी, उनके भी मेडिसिन 20-20, 100-100 गुना ज़्यादा दामों पे बेचे गए हैं और बिल्कुल भी किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं थीं। अगर गवर्नमेंट आपसे कहती है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बात देखिए कहीं न कहीं पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ रीज़न्स में तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब आप ये बताइए कि भारत के आज हर कोने में बिजली ही नहीं है, जो कि इतने साल हो गए, ये फैसिलिटी ही जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करा पाई, तो मेडिसिन जैसी चीज़ जो कि इतनी महँगी है और इतने शॉर्ट टाइम पे अगर बन जाती है, मैं यहाँ पे अगर बन जाती है कि सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, यानी कि सबसे अच्छा सिनेरियो, सबसे बुरे सिनेरियो की तो मैंने बात भी नहीं की। अदरवाइज़ आप सिर्फ सोच लेंगे तो आप डर जाएँगे। इतना बुरा सिनेरियो हो सकता है। डेथ रेट्स इतनी ज़्यादा हो सकती हैं जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। पेंडेमिक में तो फिर भी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी दिल दहल गया, लेकिन इसमें तो वो चीज़ें करीब-करीब 10 गुना या 40 गुना ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए आप बिल्कुल अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से। मीट कंज़प्शन हो सके तो आने वाले कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए या बहुत ही मैनर वे में ही उसे कंज़्यूम कीजिए। मेरे ख़्याल से तो अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए लाइफ़ है तो टेस्ट तो बहुत बार मिल जाएगा चीज़ें खाने-पीने को, बट अगर ये पेंडेमिक फैल जाता है तो फिर मीट कंज़प्शन जैसी चीज़ें और ये चीज़ें तो बैन होंगी, बट जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट स्टार्ट होगा, उसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बने रहिए टॉप स्टोरीज़ के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हियर आई रेस्ट माय वर्ड्स।